साथियों, जयपुर निवासी पीछे बैठे लोग हैं। देवा भाई, आवाज़ आ रही है इसी तरह से? सुन रहे हो? आप ही सुन रहे हो? ठीक। साथियों, यहाँ पे कोई राजकीय नेता की तरह कोई भाषणबाजी करने हम यहाँ पे नहीं आए हैं। लोगों को सही जानकारी देने के लिए जो गंभीर परिस्थितियाँ जो चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बातों का रखना ही जरूरी है। तो मैं और भांजी भाई जब वामचर संगठन बना तो ये सिर्फ कर्मचारियों का संगठन था। इसमें नॉन कर्मचारी नहीं थे। तो भांजी भाई और हमने मिलके कच्छ के 10 तहसील के अंदर बाइक पे कोई भी सीजन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बाइक से लेके 10 तहसील में उन्होंने वामचर का नेटवर्क खड़ा किया और कर्मचारियों में एक समझ पैदा की, हमारे महापुरुषों की समझ पैदा की। तो ये 10 तहसीलों के अंदर महापुरुषों के विचार गए। जब महापुरुषों के विचार गए तो उस अलग अलग गांव में, उस अलग अलग कच्छ के तहसीलों में चर्चा शुरू हो गई। और जब राष्ट्रीय मूल निवासी संघ बना तो फिर उसके बाद नॉन एम्प्लॉयज़ हैं, BL मातम साहब हैं, नारायण भाई गरवा हैं, दूसरे हैं, उन लोगों को हमने वामचर में शामिल किया। और तब से लेके मुझे कम से कम, भांजी भाई और हमारे को कम से कम 32 साल हुए। तो 32 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं। आज 8 साल हुआ मेरे को रिटायर हो गए। 68 साल पूरा होने को आया है। लेकिन हमने ये एक जज्बा बना के रखा है कि जब तक ये जान रहेगी तो ये मिशन को हम आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि हमने स्वयं ये महापुरुषों का आंदोलन जाना है, समझा है। तो साथियों, ये महापुरुषों का आंदोलन बात तो करते हैं, कौन से महापुरुषों का आंदोलन है ये जानना जरूरी है। तो ये आज जो हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो बहुजन समाज शब्द आया कहाँ से? यह बुद्धा ने दिया। चरत भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, वो तो राजा का लड़का था, उसने देखा कि मैं तो राजा का लड़का हूँ लेकिन मेरा समाज पूरा दुखी है, संन्यास ले लिया। लोगों को दुखों से मुक्ति के लिए उसने संन्यास ले लिया। 6 साल उधर काफ़ी तपस्या की, अलग अलग जाने के बाद फिर जब बोधि प्राप्त हुई तो तथागत बुद्ध के पास जो बोधि प्राप्त होती है साथियों, उसके पास सारी दुनिया का ज्ञान होता है। तो भारत के जो बहुजन हैं, बहुजनों को दुखों से कैसे मुक्त किया जाए, ये सारी जानकारी थी। तो बुद्धा ने सोचा मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए उन्होंने भिक्षु संघ नाम का संगठन बनाया। और भिक्षु संघ में को समझे बगैर आप बाबा साहब को अच्छी तरह से नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। अगर बाबा साहब को आपको समझना है तो बुद्धा को आपको समझना पड़ेगा। भारत का जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये सारे का सारा जो फंडामेंटल जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, ये सारे की सारी बुद्धा की बातें हैं। बुद्धा की बातें, बुद्धा का जो दम है, ये सारा डिट्टो टू डिट्टो संविधान के अंदर हमारे लोगों को, बहुजनों को कल्याण करने के लिए बाबा साहब ने लगा दिया। तो बुद्धा जी ने एक बात करना चाहूंगा, बुद्धा मगध का राजा था, बिंबिसार था,
उसको वैशाली राजा के ऊपर अटैक हमला करना था। तो उसने जानकारी लेने के लिए कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका अपना जो आदमी था, एक मंत्री संतरी कोई भी होगा, उसको बुद्धा के पास भेजा, जाओ आप वहाँ पे चर्चा करो। तो वो आदमी आया और उसने राजा का मैसेज दिया। तब बुद्धा ने उसको कहा, उस आदमी को, कि तुम्हारे राजा को जाके ये बोलना कि वैशाली राज्य के लोग नियमित मिलते हैं, हर मंगलवार को जो अगुवाई करने वाले लोग हैं हर मंगलवार को मिलते हैं और एक राय बनाते हैं। डिफरेंट अलग अलग इसका जो ओपिनियन बनता है, तो चर्चा विचारणा करके समझा के सारे लोगों की एक राय बनती है। तो उसने बोला, बुद्धा ने कहा कि ये जो भी निर्णय लेते हैं ये सारे राज्य का एक निर्णय होता है। ऐसी परिस्थिति में आपको सफलता पाना मुश्किल है। ये संदेश लेके गया। तो मगध का राजा पावरफुल राजा था, बहुत, जिनको इतिहास की जानकारी होगी, बहुत पावरफुल राजा था। और बुद्धा की बात सुन के उसने वैशाली पे हमला करने का, अटैक करने का निर्णय बदल दिया, बुद्धा की बात सुन के। तो साथियों, ये होता है आम राय बनाना। आज मैं ऐसा मानता हूँ कि कच्छ में जो अलग हैं, तो इसकी वजह ये है, वास्तविकता को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम ये आम राय एक नहीं बना पाए। इसका ये परिणाम है कि ये विलास खरात आज 12 दिनों से भटक रहा है, लेकिन वो निर्णय नहीं बना पाया। और कैसे भी कि किसी को भी पकड़ के और उधर भीड़ के अंदर ये आज उसने डिक्लेयर कर दिया। तो साथियों, ये इस प्रकार की परिस्थितियां चलती हैं। इसके पहले इस प्रकार की कभी परिस्थितियां नहीं बनी। कच्छ के सारे 10 तहसील के एक ही निर्णय होता था, कोई भी सिंगल आदमी होता था इस निर्णय के विरुद्ध में नहीं जाता था, आम राय बनती थी। तो ये जो बुद्धा की सोच थी, बाबा साहब की सोच थी, महापुरुषों की सोच थी कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, तो इस प्रकार संगठित करके एक निर्णय लेते थे। साथियों, बात करें वामसेप मिशन की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 साल आंदोलन करके और समाज को अधिकार दिए। 26 साल में बाबा साहब ने सफलता प्राप्त की। कैसी भयंकर परिस्थिति, लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों के पास बुद्धि नहीं, लोगों के पास हुनर नहीं। ऐसी विकट परिस्थिति में बाबा साहब ने लोगों को समझा के और 26 साल में ये आंदोलन प्राप्त किया, सफलता प्राप्त की। और 34 साल में तो भारत का संविधान लिखित तौर पे हमारे जो अधिकार हैं, तो लिखित तौर पे हमको अधिकार को मुहैया कराए। हम लोग बोलते हैं कि वामसेप के माध्यम से हमने ये किया, हमने ये किया। हम कितने जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, नेतृत्व की बात मैं करता हूँ। नेतृत्व ने सिर्फ कार्यों की चर्चा की, एक भी सॉल्यूशन परिणाम नहीं लाए। कारणों को खत्म करके बुद्धा ने कहा कि समाज में दुख है तो दुख के कारण है, तो कारण को खत्म करने की उसका रास्ता है, उसके उपाय हैं। तो ये हम सिर्फ कारणों पे चर्चा करते रहे, बेरोजगारी पे चर्चा करते रहे, समाज समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन पे हमने लंबी चर्चा की, सारे जो देश के अंदर के किए, नतीजा क्या आया, परिणाम हमने हासिल किया नहीं किया। न्याय तंत्र की हमने बात की, न्याय तंत्र के ऊपर क्या हम परिणाम ला सके, नहीं ला सके। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जानकारी देना जरूरी है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, देखो भाषा होती है, बोली होती है, शब्द होते हैं, वाणी होती है, ये लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है।
अच्छी बात है, इससे लोग प्रबोधन से जानकार बनते हैं। लेकिन इसका दूसरा स्टेज है, अगर वो सुनने वाले लोग, प्रबोधन सुनने वाले लोग प्रभावशाली लोग हैं, ये हिप्नोटाइज हो गए, वशीकरण में आ गए, तो फिर क्या लगेगा? बोलने वाला है जो बोलेगा ये तो भगवान है, तो भगवान का इसका आदेश है, वो जैसा बोलेगा ऐसा ही मानेगा। तो इससे जब ये सेकंड स्टेज आता है, वशीकरण का आता है, हिप्नोटाइज का आता है, तब उसके अंदर इसको लोग बोलते हैं भक्त। तब लोग भक्त हो जाते हैं, और भक्त जब हो जाते हैं तो उनको उसकी गलती, कोई भी गलती उसको दिखती ही नहीं, क्योंकि भक्त लोग हैं, दिमाग को, सोच को ताला लगा देते हैं। बुद्धा की हम बात करें तो विश्व के अंदर पहला ऐसा व्यक्ति था कि लोगों के विचार, मन के, लोगों के जो विचार है, वाणी स्वतंत्रता का सारी दुनिया को अगर जो मैसेज दिया तो पहला बुद्धा है। बुद्धा का नाम आता है। अब हमारे लोगों ने जो संगठन के माध्यम से कैडर लगाए, तो ये कैडर का क्या रोल होना चाहिए, ये सारी तर्क करो, ये सारी बुद्धा की बातें आती हैं। बुद्धा ने क्या किया? कालामों को उपदेश देते हुए कहा, कालाम जो थे कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ज्यादा लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वो सही लग रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो अनुकूल विश्वास की लग रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। ये सारे का सारा जो तर्क का है डेवलप करने का, ये बुद्धा ने रखा। यही है तर्क है, कैडर के अंदर आना चाहिए। लेकिन जब कैडर है तर्क छोड़ देता है, तब उसको नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, उसकी जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उसकी जो भूलें होती हैं, ये सब उसको दिखने में नहीं आती। और ये समूह एक जो गुजराती में क्या कहते हैं, गाडरिया प्रवाह यानी भेड़ों का झुंड। तो बाकी लोग होते हैं वो भेड़ों के झुंड के अंदर आती हैं। सवाल आता है कैडर बेस कार्यकर्ता का क्या रोल होना चाहिए? तर्क करना चाहिए, देखना चाहिए कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आज की तारीख में नेतृत्व करने वाला तानाशाह बन गया है। तो तानाशाह क्या एक रात में तो बना नहीं होगा, स्लोली धीरे धीरे करके एक स्टेप पे आगे बढ़ता गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि तानाशाह बनाने के लिए जो सीनियर लोग हैं, सीनियर लोगों की जिम्मेदारी जरूर उसकी जिम्मेदारी है। सीनियर लोग काफी जिम्मेदार हैं उसके लिए। जैसे सीसी की बात करें तो सीसी के अंदर पहले स्टेट होता नॉमिनेट करता था, राज्य के लोग सीसी मेंबर को डिसाइड करते थे। अब राज्य के कार्यकर्ता किसे करेंगे कि जिसके अंदर कैपेसिटी हो, संगठन की जानकारी हो, सूझबूझ हो, महापुरुषों के आंदोलन को अच्छी तरह से समझ सका हो, ऐसे व्यक्ति को राज्य के कार्यकर्ता सीसी पे डोमिनेट करते थे। आज क्या होता है? नेतृत्व वामन में से हम डिसाइड करता है कि राज्य का सीसी मेंबर कौन होना चाहिए। लोग कार्यकर्ता डिसाइड नहीं करते, यानी कि राज्य के ऊपर अपनी राय के, अपनी पसंद के थोपे हुए व्यक्ति डाल देते हैं। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीसी के मेंबर हैं, वो कोई भी अगर गलत निर्णय है तो इसका विरोध नहीं कर सकते। बांजी भाई जैसे ऐसे कुछ कम लोग ऐसे होते हैं, बांजी भाई जैसे ऐसे कम लोग होते हैं जो वहाँ पे सीसी की जो मीटिंग होती है वहाँ पे गलत निर्णय का अपोज करते हैं। तो ये तो सीसी मेंबर है।
सामान्य कैडर बेस्ड कार्यकर्ता की तो अलग 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 बात है। तो साथियों, इसको सीसीबी की मीटिंग को इन्होंने खत्म कर दिया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, कोई भी वहां पे मीटिंग के अंदर कोई आवाज न उठाए, सीसी को खत्म कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, भारत के सभी राज्यों के सीसी मेंबर होते हैं, उसके अंदर इसको खत्म कर दिया। फिर खापड़े साहब ने यह पॉलिसी बनाई थी कि संगठन है ये 3 बेस पे रहा हुआ है। 3 इसके बेस हैं। कौन सा? नॉन पॉलिटिकल यानी बिन राजकीय, नॉन रिलीजियस यानी बिन धार्मिक, एंड नॉन एजुकेशनल यानी बिन संघर्षमय। क्योंकि कर्मचारी न तो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, कर्मचारी न तो अलग अलग हमारा समाज है, 6000 जातियों में अलग अलग धर्मों के अंदर जो हमारा मूल निवासी समाज बटा हुआ है, तो इसलिए उसको नॉन रिलीजियस रखा। आप किसी भी धर्म को मानते हो, ये आपकी अलग हिस्सा है, सामाजिक तौर पे हम इकट्ठे हुए हैं, तो इस प्रकार ये नॉन रिलीजियस रखा। और संघर्ष, कर्मचारी संघर्ष नहीं कर सकते, ये कोड ऑफ कंडक्ट है कर्मचारियों के लिए। मैं कर्मचारी था, पांजी भाई कर्मचारी थे, प्रवीण भाई, सारे जो कर्मचारी हैं ये हम संघर्ष नहीं कर सकते थे, तो इन 3 बेस को बनाया था, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुकेशनल। तो ये इसके साथ खापड़े साहब ने देखा कि संगठन जो टूटता है ये पिरामिड की तरह होता है। संगठन पिरामिड जो ऐसे शंकु आकार का होता है, 3 कोनों का होता है पिरामिड, आपने चित्र में देखा होगा। तो संगठन ऊपर से नेतृत्व करने वाले लोग ही संगठन को तोड़ते हैं। जितनी बार संगठन टूटा तो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जो मौजूद थे, उन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनमें जो भी कुछ दिमागी बीमारी, जो कुछ भी समस्या आ गई हो, विचारधारा से जो भटक गए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे उनकी गलत नीतियों के वजह से संगठन टूटा। संगठन नीचे से नहीं टूटता, कार्यकर्ता नहीं तोड़ते, ऊपर से तोड़ते हैं। तो तब खापड़ साहब ने निर्णय लिया कि संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से टूटता है, सत्यानाश होती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर नियंत्रण करने के लिए जनरल बॉडी होनी चाहिए और जनरल बॉडी का एक चेयरमैन होना चाहिए। पहले शुरुआत की तो सूरत के अशोक परमार थे, ये जनरल बॉडी के चेयरमैन थे। तो ये बनाया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गलत कर सकता है, और गलत हुआ। संगठन 4 बार टूटा, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से टूटा। तो इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जनरल बॉडी और जनरल बॉडी का चेयरमैन होता था। तो ये जनरल बॉडी खत्म कर दी, जनरल बॉडी का चेयरमैन खत्म कर दिया। बस मैं ही हूँ, जो कुछ भी सर्वस्व में मैं हूँ। ये इसकी वजह से सत्यानाश हुआ, बहुत सत्यानाश हुआ। तो पिछले हम 10-12 साल से देख रहा हूँ मैं, यहाँ से पूना के अंदर 2009 में एक सिलेक्टेड लोगों की एक इमरजेंसी मीटिंग रखी थी। फोन पे बुलाया था 500 लोगों को, सारे भारत के 500 लोगों को फोन करके 3 दिन पहले फोन करके बुलाया था। 3 दिन पहले ये पुणे के अंदर 2 दिन की मीटिंग है, आप आ जाओ। तो मेरा कच्छप के अंदर, मेरा और नारायण भाई गरवा, हमारा 2 जनों का इनाम था। और हमको साफ बोला गया, अगर तीसरे किसी को साथ में लाओगे तो वो हॉल के बाहर रहेगा, किसी को भी साथ में ले आना। तो हमें किसी को बताया भी नहीं। 2 दिन की मीटिंग थी। 2 दिन की मीटिंग में पहले दिन तो ऐसे चलता रहा, सामान्य चर्चा चलती रही। तो मेरा फोकस उधर था कि जिस मकसद के लिए बुलाया है वो बात तो निकल नहीं रही। दूसरे दिन पे एक कलाक का कुछ डिस्कस किया, मोहम्मद मिश्रा ने 1 कलाक का डिस्कस किया, और उसके बाद खड़े होकर डिसीजन ऐसा बताया, अभी वामसेवक संगठन की कोई जरूरत नहीं। ताजुब लगा, वामसेवक संगठन की कोई जरूरत नहीं है। झटका लगा हमारे को। आगे जो महाराष्ट्र के जो बोलते हैं, खुद को बताते हैं कि हम काफी जानकार, आंदोलित,
विद्वान अपन अपने को समझते थे, ये सारे आगे आगे बैठे हुए थे और हम एकदम बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए थे। तो मेश्राम साहब ने कहा कि मैं 10 मिनट का समय देता हूँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो रखो वहाँ पे। जब 10 मिनट का समय निकल गया तो ऐसे घड़ी देख के मेश्राम साहब ने कहा कि 10 मिनट पूरे हो गए हैं और किसी का कोई सवाल नहीं है। तब मैं जाके खड़ा हुआ, मेरा सवाल है। तो बोला हाँ आप बात करिए। तो मैंने कहा कि खापड़े साहब ने मेरे घर पे, हमने एक दिन का, खापड़े साहब यहाँ पे आए हुए थे तो एक दिन का पूरा कैडर ही रखा था, कैडर जैसा ही सारी इंफॉर्मेशन ली थी। तो तब हमने खापड़े साहब को ये कहा था, सवाल किया था गांधीधाम के अंदर मेरे घर पे कि खापड़े साहब किसी संगठन का उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य पूरा हो जाता है, बामसेफ का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन उद्देश्य पूरा हो गया तो बाद में बामसेफ का क्या रोल रहेगा, बामसेफ का क्या काम रहेगा। तो खापड़े साहब ने कहा कि हमको इतिहास से सबक लेना चाहिए, और बामसेफ है, बामसेफ का उद्देश्य पूरा भी हो गया, व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य पूरा हो गया, अखंड ज्योति की माफक है, हमको पीढ़ी दर को बोलना पड़ेगा, ये संगठन को जारी रखना होगा। जब जारी नहीं रखेंगे तो दुश्मन कभी भी प्रतिक्रांति करके इसको खत्म कर सकता है। तो मैंने ये बात कही कि बामसेफ संगठन के संस्थापक ने ये बात कही कि बामसेफ तो निरंतर चालू ही रहने वाला है, और आप बोलते हो कि बामसेफ की अभी कोई जरूरत नहीं, तो बामसेफ के कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो वामन मेश्राम ने जवाब दिया कि बामसेफ के कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ अखबार की मेंबरशिप करेंगे। मैं बोला साहब ये बात मेरे से हजम नहीं होती। अगर हमारा कलेक्टर है संगठन के अंदर, कमिश्नर है, बैंक का मैनेजर है, एम्प्लॉइज है, तो वो क्या सिर्फ अखबार का काम करेंगे? अरे ये तो 2-4 किताब पढ़ा हुआ भी काम कर सकता है, इसके लिए कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं। तो मेश्राम साहब ने कहा नहीं, जिद करके नहीं, यही रहेगा। बामसेफ के कर्मचारियों को, बामसेफ के जो कार्यकर्ता हैं उनका सिर्फ यही काम होगा। तो तब मैंने उसको कहा अगर यही आपकी सोच है तो अभी मंच से निर्णय लो कि बामसेफ को डिसॉल्व किया जाता है, खत्म करने की बात करो। फिर जो सत्यानाश होगी उसका आप 4-5 साल के बाद भी फिर भरपाई नहीं कर पाओगे। निर्णय दो, अभी जरूरत नहीं है बामसेफ के कार्यकर्ता की, तो बामसेफ को डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो। 10 मिनट वो वामन मेश्राम बैठ गए और 10 मिनट के बाद खड़े हुए और बोला नहीं, बामसेफ जैसा चलता है, तो सूर्या भाई ने जैसी बात की तो बामसेफ जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन साथियों, हमने देखा धोखेबाजियाँ होती हैं, ये बाद में समझ आती हैं, इमीडिएट समझ में नहीं आती। तो 2009 के अंदर बाद में भारत मुक्ति मोर्चा बनाया और धीरे धीरे करके बामसेफ को स्लोली इसको खत्म करते गए। तो मतलब उसने 2009 में जो डिसीजन लिया अचानक उसको खत्म नहीं किया, धीरे करके खत्म किया। नंबर 2, खापड़े साहब जब मौजूद थे तो 3 लीडरशिप होती थी, 3 लीडर, फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप और थर्ड लीडरशिप संगठन में मौजूद होती थी। जैसे कि मैं बता दूं, फर्स्ट लीडरशिप डी.के. खापड़े साहब, सेकंड लीडरशिप थी बी.डी. बोरकर, थर्ड लीडरशिप थी वामन मेश्राम। तो ये लीडरशिप 3 लीडरशिप मौजूद थी और मेश्राम ने मेरे से ऊपर कोई ना जाना चाहिए, कोई विद्वान बनना, हाईलाइट ना होना चाहिए, इसलिए लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने दिया। मतलब जानबूझ के कि मैं ही रहूं, सारे भारत के अंदर मेरा ही चित्र रहे, मैं ही सर्वस्व रहूं। इस नीति की वजह से संगठन में आज है ये लीडरलेस संगठन बन गया। तो ये साथियों, ये सत्य होता है, सत्य तो उजागर होके ही रहता है। उसके अंदर तो साथियों, ये शॉर्ट में कहूँगा आपको कि इस प्रकार की जो
निर्णय लेते लेते गंभीर परिस्थितियाँ हो गई हैं डैमेज करने के लिए। और पिछली बार का मैं उदाहरण दूँ कि विलास खराब यहाँ पे आए थे, तो कच्छ में इन्होंने कहा कि मेरे को सारे कच्छ के तहसीलों के कार्यकर्ता के साथ मीटिंग करनी है। पहली मीटिंग थी उधर नखत्राना के अंदर, शाम को मीटिंग फेल हो गई, 2-2.5 घंटा घूमने में लेकर गए। दूसरी मीटिंग थी नलिया के अंदर थी, 6 बजे की मीटिंग थी, ये अनिल यादव बैठे हैं, 6 बजे की मीटिंग थी। मेरा लड़का उधर ड्राइव करता था गाड़ी, संगठन का पैसा बचाने के लिए कि 20-25 हज़ार रुपये ट्रैवल्स वाला लेता था। मैंने मेरे रिश्तेदार की गाड़ी लिया, मेरे लड़के को उसमें साथ में बिठाया और लड़के को फोन किया, 8 बजे। मेरा कहाँ हो? तो मेरा नलिया के बाहर जो स्टेचू है अभी तो वहाँ पे 8:30 बजे की मैं अंदर मीटिंग गई। सब जगह मीटिंगें, कई लोग तो चले गए उसके अंदर। तो ऐसी तीसरी मीटिंग मुंद्रा के अंदर थी, वो भी ऐसी घूमने के अंदर मांडवी बीच के लिए ये निशा मिश्रम साथ में थी और दोनों जने फोटो करने के और वोटिंग में उधर घूमने पड़े थे। लड़का गुस्से में आके मेरे को बोलता कि ये क्या कर रहे हैं, जानबूझ के डिले करते हैं। लड़के को बोला तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने को जिम्मेदार मानते हैं तो माने दो। चौथी मीटिंग थी इधर लाकड़िया या सामखेड़ी के अंदर मीटिंग थी, तो रापड़ से कार्यक्रम करके धोलावीरा घूमने के लिए चले गए, मीटिंग ही नहीं हुई, वो तो मीटिंग ही नहीं हुई। तो इस प्रकार जब कहता है मैं राष्ट्रीय महासचिव, मैं राष्ट्रीय महासचिव खुद को कहता है, जिम्मेदारी कुछ नहीं। तो मैंने इसके खिलाफ वामन मेश्राम को सचिवालय में कंप्लेन की, दोनों की, निशा मेश्राम की और इसकी कंप्लेन की कि ये गैर जिम्मेदारान लोग हैं। लिखा उसमें, दो किसी को भी चाहिए तो मेरे मेल के अंदर अभी भी पढ़ा है, सेव करके पढ़ा है। तो मेल दो पेज का मेल लिखा, तो 2 पेज का मेल लिखा। अब बोलते हैं ना, किसी को शिकायत है तो संगठन उधर सचिवालय भेजो। अरे क्या तुम्हारा सचिवालय साला झूठी वाला है, सचिवालय है बना के बैठो साला। बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। वहाँ पे चापलूस और चाकूकार लोगों को बिठा के रखा है। कोई नहीं। अभी गौतम बंसोड़े की बात करें तो 4-5 साल का आया हुआ व्यक्ति, उसको नेशनल लेवल की पोस्ट दे दी। तो सवाल ये है कि मैंने कंप्लेन की। अब बोलते हैं ना 12 महीना हो गया अभी तक कोई जॉब नहीं आया। निशा के खिलाफ, निशा मेश्राम के खिलाफ और ये विलास खराब के खिलाफ मैंने कंप्लेन की। क्या मेश्राम ने इनके ऊपर एक्शन किया? अरे एक्शन की बात तो छोड़ो, कंप्लेन करने के बाद है निशा मेश्राम को इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, संगठनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। बदले में उसको गिफ्ट दिया। क्या दिया? राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की उसका उच्च पद उसको दे दिया। कार्रवाई नहीं की, प्रमोशन दे दिया। दूसरा प्रमोशन दिया, बहुजन क्रांति मोर्चा में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बना दिया। नतीजा ये हुआ कि जो सीनियर महिलाएं थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, कई सालों से जो संगठन को डेवलप करने का काम करती थी, एक बार वैसे अपने खुद ने कहा था कि अभी मैं बेफिक्र हूँ, ये मूल निवासी महिला अपने ढंग से कार्य कर रही है, वो सारा चौपट हो गया। उन्होंने सोचा कि जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है संगठन का, वो लेडीज क्या मेश्राम साहब की क्या विधि है, इसलिए क्या वो हमको आदेश देगी? तो साथियों, इस प्रकार कई जो महिलाओं ने संगठन छोड़ दिया, नुकसान हुआ, चौपट हुआ, बहुजन क्रांति मोर्चा का हाल हुआ। अभी उससे भी वामन मेश्राम का संतुष्ट नहीं हुआ और बीएमपी की, बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव उसको बना दिया। गजब की बात है। उसी निशा मेश्राम ने मेश्राम के चरित्र को हनन करते हुए कि मेश्राम का संबंध दूसरी महिलाओं के साथ है, ऐसा 2 बार वीडियो डाला। कितने शर्म की बात है। और बोलते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश की संपत्ति है, संगठन की संपत्ति। अरे क्या खाक है तुम्हारी ये संगठन की सत्यानाश हो रही है। ये सोशल मीडिया के अंदर जो बातें आती है, सारे भारत के लोग
देखते हैं तो संगठन की बदनामी होती है इससे, और संगठन की बदनामी होती है कार्यवाही करने के लिए उसको प्रमोशन दिए जा रहे हैं। तो ये साथियों मनमाने ढंग से हो रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरी जन्म जयंती नहीं मनाओ। अब हम बोलते हैं कि बाबा महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं, किसी भी महापुरुष ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी जन्म जयंती मनाओ। और मेश्राम ने, वामन मेश्राम ने सचिवालय को, विलास खरात को, इनके चाटुकार लोगों को कहा कि आप परिपत्र निकालो और सारे भारत के अंदर मेरा जन्मदिन मनाना चाहिए। इसके पीछे सोच ये थी कि 21 करोड़ रुपए कहाँ से पैदा किए। शक हो रहा है, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में धनगर जाति से, अभी देखो क्या हुआ, मेश्राम ने ये सारा कौभांड है, षड्यंत्र है छुपाने के लिए अपना जन्मदिन भी बदला। 21 नवंबर को उसका जन्मदिन नहीं है, लेकिन उसने वो 21 करोड़ जाहिर करने के लिए 21 नवंबर को 21 करोड़ रुपए देने का मतलब ऐलान किया कि हमारा जन्मदिन है। कहाँ से पैसा आया? सौदेबाजी से। ये डाउट है हमको, पूरा डाउट है कि कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल से सौदेबाजी करके 21 करोड़ रुपया लिया है। मैंने तो लिखा है वहाँ पे इसको कि कोई भी एक कार्यक्रम होता था महाराष्ट्र के अंदर, तो सारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता मिलके भी कभी 2 करोड़ से ऊपर नहीं गए। ये वास्तविकता है कि सारे महाराष्ट्र के लोग अगर फंड इकट्ठा करते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन में भी करते हैं, तो अभी तक आज की तारीख में भी 2 करोड़ से ऊपर नहीं गया। और पिछड़ी जाति, धनगर जाति, अति पिछड़ी जाति ये 21 करोड़ रुपए अगर दे, ये बात हर हालत में हमसे हजम नहीं होती। तो मैंने लिखा कि आप अगर सच्चे हो तो 21 करोड़ देने वाले लोगों का नाम और मोबाइल नंबर दो, ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सके। जाने तो सही कौन लोग हैं, 21 करोड़ वाले लोग हैं, इनका नाम और मोबाइल नंबर दो ताकि हम इनको धन्यवाद दें, इनका शुक्रिया अदा करें कि 21 करोड़ रुपये आपने फंड दिए। और नहीं करेंगे क्यों कि पूरा मुझे डाउट है कि ये सौदेबाजी करके ही 21 करोड़ रुपए आए हैं। तो साथियों, ऐसी तो बहुत सी बातें हैं कि जानबूझ के संगठन की जो पॉलिसी थी वामसेप की, नॉन पॉलिटिकल, वामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साइड करते हुए जंप मार देता है डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जो काम पार्टी को, बीएमपी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, वो जंप मार के और करता है। और जितने भी उसने निर्णय लिए सारे के सारे गलत निर्णय उसके साथ साबित हुए आज की तारीख में। इसकी वजह से सारे देश के कार्यकर्ता हैं, उनको काफ़ी दुख हुआ है, काफ़ी उनके अंदर इस प्रकार की निराशा भाव पैदा हुई है। तो संगठन को ये, मुझे तो ऐसा डाउट लगता है कि वामन मेश्राम कहीं आरएसएस का खुद एजेंट तो नहीं बन गया, जो काम कर रहा है, जो निर्णय कर रहा है। तो साथियों, ये गंभीर परिस्थिति के अंदर मिशन को बचाना हर हालत में जरूरी है। आप अगर सिर्फ बात करते हो बाबा साहब की या वामसेप संगठन की बात करते हो तो साथियों, मिशन बचाना आपको जरूरी है। तो हर हालत में कच्छ में जो ये हो रहा है, जनरल बॉडी हो रही है, ये हम प्रस्ताव पारित करेंगे और इनकी सारी बातों का खंडन करके और आगे भेज देंगे। यही काम हम सारे देश के अंदर करने वाले हैं, चुप बैठने वाले नहीं हैं। संगठन का हमने 32 सालों से अपना खून पसीना, पैसा, हुनर, मेहनत करके जो खड़ा किया है, तो उसको हम बर्बाद होने नहीं देंगे। जहाँ भी जिस राज्य में जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे। मैंने पूरा एक 25 मुद्दों का एक बना के रखा है साथियों। ये 25 मुद्दों का जो है ये सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को सही जानकारी नहीं है, तो ये 25 मुद्दों का जो मैं लेटर डाल दूंगा तो वामन मेश्राम समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। साथियों, ये हम हर हालत में करेंगे, संगठन को बचाने का काम करेंगे, मिशन को बचाने का काम करेंगे। और मैं एश्योर करता हूँ
अश्योर करता हूँ कि हर हालत में हम मिशन को बचाएंगे। इतनी बात करके बातें तो सारी बहुत सारी करने की है, समय मर्यादा की वजह से मेरी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम।